गुड मॉर्निंग एवरी पर्सन। मैं डॉक्टर आर के पांडे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम आज यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए एजुकेशन के मीनिंग और इसके इम्पोर्टेंस और इसके डिफरेंट डायमेंशन को डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि एजुकेशन एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है और जिसके लिए आप तैयारी भी करते हैं। तो आज हम इस सेशन में डिस्कस करने जा रहे हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एजुकेशन, व्हाट इज़ द पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, व्हाट आर द डिफरेंट डायमेंशन ऑफ एजुकेशन। एक बहुत ही ब्रीफ इंट्रोडक्टरी वीडियो रहेगा, तो इसके बाद हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। पहला जो स्लाइड हम डिस्कस कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू एजुकेशन फॉर यूजीसी नेट। तो इसमें फिलोसफिकल कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन के बारे में पहला पॉइंट है जो डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। इसमें जो वैदिक मीनिंग है, वैदिक पीरियड में हम जानते हैं जैसा कि जो हमारा वैदिक पीरियड है इसको दो हम भागों में डिवाइड करते हैं, पूर्व वैदिक, उत्तर वैदिक। इसमें जो परिभाषा दी गई शिक्षा की, वेदों में शिक्षा शब्द का प्रयोग किया गया हुआ है जैसा हम जानते हैं। तो यहाँ पे जो परिभाषा लिखी गई है थोड़ा इसमें अशुद्धि हुई है। इसका मतलब हो गया शास्त्रते अनुशिष्यते अनेन इति शिक्षा। इसमें थोड़ा टाइपिंग का एरर हो गया, इसमें आपको मतलब सही समझना है इसको। जो वैदिक पीरियड था, जैसे हमारा चाहे ऋग्वैदिक पीरियड रहा हो चाहे हमारा उत्तर वैदिक पीरियड रहा हो, तो शिक्षा का मतलब क्या है। जैसा कि हम जानते हैं वेद को माना जाता है कि वह एक आर्स है, जो अपौरुषेय है, वह ईश्वर का स्वरूप है। तो जो उसमें अंग की बात कही जाती है तो उसका एक अंग शिक्षा होता है। शिक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है शास्त्रते अनुशिष्यते अनेन इति शिक्षा, अर्थात जिसके द्वारा शासन किया जाए, जिसके द्वारा अनुशासन का विकास किया जाए, जिसके द्वारा व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास किया जाए, उससे हम शिक्षा की बात करते हैं। थोड़ा हम और आगे चलते हैं। आज जगत गुरु शंकराचार्य के अभिमत में देखें तो सा विद्या या विमुक्त है। विद्या को परिभाषित करते हुए आज गुरु जगत शंकराचार्य जी ने लिखा कि विद्या वही है जो मुक्ति का साधन हो। अब मुक्ति मतलब यहाँ पे क्या, मुक्ति यहाँ पर दो प्रकार की मुक्ति हो गई, जिसको हम बोलते हैं एक फिजिकल वर्ड से हो गया और दूसरा जो हमारा हो गया स्पिरिचुअल वर्ड से हमारी जो मुक्ति का साधन होता है। यहाँ पर ये वर्ड समझ में आ रहा है। तो यहाँ मुक्ति का मतलब सिर्फ और सिर्फ हमें भौतिक जगत या अभौतिक जगत नहीं लेना है। दिस इज सॉल्वेशन फ्रॉम बोथ, सॉल्वेशन फ्रॉम फिजिकल इश्यूज एंड सॉल्वेशन फ्रॉम स्पिरिचुअल इश्यूज। तो आदि जगत शंकराचार्य ने क्या कहा कि सा विद्या या विमुक्त, विद्या वही है, नॉलेज वही है, शिक्षा वही है जो मुक्ति का संसाधन हो। थोड़ा हम और आगे चलते हैं। स्वामी विवेकानंद, जिन्हें हम मानते हैं भारत में नव जागरण काल के प्रणेता माने जाते हैं, जिन्होंने वैदिक एजुकेशन या हमारे जो क्लासिकल ओरिएंटल लर्निंग थी उसको उन्होंने फिर से प्रतिस्थापित करने का कार्य किया। उन्होंने एक वर्ड बोला, मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन इन द मैन, ऑलरेडी इन मैन। शिक्षा क्या है, एजुकेशन क्या है, एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन। शिक्षा व्यक्ति में पूर्ण निहित परफेक्शन, पूर्णता की अभिव्यक्ति है। व्यक्ति की शिक्षा क्या है, व्यक्ति में पहले से ही उपस्थित उस पूर्णता की अभिव्यक्ति है जिसको कि हम शिक्षा के द्वारा बाहर लाते हैं। तो अगर हम देखें वैदिक पीरियड, श्री जगत गुरु शंकराचार्य, स्वामी विवेकानंद, जो शिक्षा का जो हम बात कर रहे हैं तो शिक्षा के उन परिप्रेक्ष्य को ध्यान देने की बात कर रहे हैं जिसमें हम भौतिक या फिजिकल या मंडेन और अभौतिक या स्पिरिचुअल दोनों की बात हम आगे करते हैं। थोड़ा हम बात कर लेते हैं उपनिषदों की। उपनिषदों में विद्या और शिक्षा को परिभाषित करते हुए, जैसे कि कठोपनिषद में या ईशावास्योपनिषद में या वेदारण्यकोपनिषद में हम बात करते हैं ईशावास्योपनिषद में, वहाँ पे यमराज नचिकेता के संबंध में शिक्षा को परिभाषित करते हुए शिक्षा को श्रेय और प्रेय शब्दों से प्रयोग किया गया। श्रेय क्या होती है, जो लौकिक शिक्षा होगी, प्रेय क्या होती है, जो अलौकिक शिक्षा हो गई। भौतिक अभौतिक दोनों शिक्षाओं को हम दोनों ही अपूर्णता को पूर्णता में परिवर्तित करने का जो माध्यम होती है शिक्षा की बात आती है। तो यहाँ पर शिक्षा का जो परिदृश्य है बहुत बृहद है।
शिक्षा का जो मतलब है हमारे लौकिक और उत्तर वैदिक और उत्तर वैदिक पीरियड में बहुत ही विशाल है। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ लाइवलीहुड अर्जन के लिए शिक्षा यहाँ पे कदापि नहीं है। सिर्फ जीविकोपार्जन के लिए शिक्षा का उपयोग कदापि यहाँ पे नहीं माना जा सकता है। तो स्वामी विवेकानंद से थोड़ा हम आगे चलते हैं इस सब वीडियो में। जैसा कि हम जानते हैं थोड़ा एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है, तो इसमें हम थोड़ा सा अलग अलग दार्शनिक ने, अलग अलग विचारकों ने क्या शिक्षा के बारे में अभिमत दिया है उसके बारे में हम बहुत ही ब्रीफ में डिस्कस कर रहे हैं। महात्मा गांधी जी ने क्या परिभाषित किया? बाई एजुकेशन आई मीन एन ऑल राउंड ड्राइविंग आउट द बेस्ट। शिक्षा से गांधी जी का अभिमत है व्यक्ति में पहले से ही सन्निहित उन सर्वांगीण योग्यताओं को अभिव्यक्त कराना है जिसके द्वारा उसके शरीर, मस्तिष्क और बुद्धि का समुचित विकास हो सके। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि गांधी जी का भी जो अभिमत है कि वहाँ पे शिक्षा के जो 3 डोमेन्स हैं, जैसा कि हम बात करते हैं कि शिक्षा के जो 3 डोमेन हैं उसको उन्होंने विकसित करने की कोशिश किया हुआ है। जैसे हम इसको चाहे कॉग्निटिव डोमेन मान लें, चाहे अफेक्टिव डोमेन मान लें, चाहे हम साइकोमोटर डोमेन मान लें, जिसको हम बीएस ब्लूम के टैक्सोनॉमी में भी डिस्कस करते हैं, या जिसको हम आगे हम चल करके ट्रेनिंग ऑफ हेड कर दें, ट्रेनिंग ऑफ हैंड कर दें, ट्रेनिंग ऑफ हार्ट कर दें, 3S बात करें। तो गांधी जी का भी अभिमत है शिक्षा से औचित्य सिर्फ और सिर्फ उसके हम एक पहलू से नहीं ले सकते हैं। शिक्षा क्या है? ट्रेनिंग ऑफ मतलब उसके हृदय, उसके मस्तिष्क और उसके कार्यात्मक कौशल को प्रशिक्षित करने का माध्यम है। तो थोड़ा हम और आगे चलते हैं, शिक्षा के अलग अलग परिदृश्य को देखते हुए हम देखते हैं क्या होता है। एरिस्टोटल जो कि एक वेस्टर्न फेमस फिलोसफर रहे हुए हैं, उन्होंने शिक्षा को कैसे परिभाषित किया? शिक्षा क्रिएशन ऑफ साउंड माइंड। ये डेफिनेशन कई बार लूजली आपने सुनी होगी कि इसका मतलब क्या होता है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ व्यक्तित्व के निर्माण की प्रक्रिया को अरिस्टोटल ने शिक्षा के रूप में या एजुकेशन के रूप में परिभाषित किया हुआ है। जैसा कि हम जानते हैं कि एरिस्टोटल जो है वो प्लेटो के डिसाइपल या स्टूडेंट रहे हुए हैं और उन्होंने शिक्षा को परिभाषित करते हुए इसके कई पहलुओं पर प्रकाश डाला हुआ है, जिसको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। हम आगे थोड़ा बात करें हर्बर्ट स्पेंसर की। हर्बर्ट स्पेंसर जिनको कि आपने इनका बहुत डिटेल में पढ़ना है जब हम पढ़ेंगे एजुकेशनल पर्सपेक्टिव ऑफ सोशियोलॉजी, जो सोशल एजुकेशन होता है, तो वहाँ पे हर्बर्ट स्पेंसर साहब की स्ट्रैटिफिकेशन थ्योरी आती है, सोशलाइजेशन थ्योरी आती है। उन्होंने शिक्षा को किस परिदृश्य में परिभाषित किया? तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, दिस इज द मीन्स ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, किसमें? कोऑर्डिनेशन बिटवीन इनहेरेंट पावर्स, जो बालक में पहले से अंतर्निहित योग्यता है उसमें, और जो उसका आउटर लाइफ जो डिमांड है, मतलब कि जो बालक का इनर सेल्फ है, जो आउटर लाइफ है, दोनों के बीच में जो हार्मनी है, दोनों के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है, उसको हम डेवलप करने के लिए यहाँ पे शिक्षा ले रहे हैं। कहने का मतलब क्या है सर जी? शिक्षा क्या है? शिक्षा बालक के मतलब कि बाह्य आवश्यकता और आंतरिक शक्तियों के बीच में सामंजस्य पैदा करने की एक प्रक्रिया है। आगे हम चलते हैं। जॉन डीवी साहब ने किस प्रकार से शिक्षा को परिभाषित किया? जॉन डीवी की ये डेफिनेशन कई बार पूछी गई हुई है हमारे एग्जामिनेशन में, इसको हम एक बार देख लेते हैं कि क्या है। जॉन डीवी के परिभाषा, डेवलपमेंट ऑफ ऑल दोज कैपेसिटीज, ये बालक में जो कैपेसिटीज हैं, कौन सी? जो पहले से अंतर्निहित है, उसको विकसित करने की प्रक्रिया है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा चेंज है कि जो हमारे जॉन डीवी साहब हैं वो क्या है? वो प्रैग्मेटिस्ट हैं। वो क्या है सर जी? प्रैग्मेटिस्ट है। प्रैग्मेटिस्ट को सबसे पहले किसने यूज किया प्रैग्मेटिज्म में? चार्ल्स सैंडर्स पियर्स ने। इसमें क्या माना जाता है? मैन इज मेजर ऑफ ऑल थिंग्स। इंसान जो है सभी का ही मापदंड होता है। इस हिसाब से देखा जाए तो एक वर्ड जो जॉन डीवी साहब ने यूज किया, कंट्रोल हिज इन्वायरमेंट, वातावरण को नियंत्रित करने की जो
योग्यता बालक में अंतर्निहित है उसको विकसित करने की प्रक्रिया को शिक्षा के रूप में परिभाषित किया। जैसे हमने देखा हर्बर्ट स्पेंसर साहब क्या है, वो डार्विन से, चार्ल्स डार्विन, लामार्क से ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, तो बायोलॉजिकल या ऑर्गेनिक फंक्शनलिज्म सपोर्ट कर रहे हैं। इसलिए इनके डेफिनेशन में हम देख रहे हैं कि जो बालक में जो बायोलॉजिकल पावर है, जो इनहेरेंट पावर है और जो उसका सोशोलॉजिकल नीड है, दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए उन्होंने शिक्षा को परिभाषित किया। इसी तरीके से हमने देखा जॉन डीवी साहब जो हैं वह एक प्रैग्मेटिस्ट हैं, ये प्रयोजनवादी हैं। प्रयोजनवाद के अनुसार हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि बालक में पहले से अंतर्निहित योग्यताओं को विकास पर जोर दिया जाता है। हम ये भी जानते हैं कि प्रयोजनवाद में ज़्यादा जोर उसके थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव नहीं दिया जाता है, यूटिलाइज प्रेजेंट। जो हमारा जो प्रयोजनवाद का जो सिद्धांत है वो क्या कहता है, कार्पे डाइम। कार्पे डाइम मतलब सर जी, कार्पे डाइम मतलब कि यूटिलाइज योर प्रेजेंट, आपको प्रेजेंट का इस्तेमाल करना है, जो वर्तमान है इसको इस्तेमाल करना है, मतलब कि आपको ज़्यादा उसमें भविष्य काल के बारे में आपको नहीं सोचना है। तो यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं, जो जॉन डीवी साहब हैं, वो जॉन डीवी साहब उन्होंने इन्वायरमेंट को कंट्रोल करने के लिए जो पोटेंशियलिटीज़ बालक को आवश्यक होती है उसी को उन्होंने परिभाषित करने का यहाँ पर काम किया हुआ है। तो थोड़ा सा हम इसको यहाँ पे एक बात ध्यान लें कि जॉन डीवी की डेफिनेशन आपको रखना होगा, क्योंकि ये डेफिनेशन चाहे आपका पेपर यूजीसी नेट हो, चाहे आप यूपीएससी लोक सेवा आयोग के द्वारा ऑर्गेनाइज की जाने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर हो, चाहे उत्तर प्रदेश का असिस्टेंट प्रोफेसर का उच्चतर प्रदेश लोक सेवा आयोग का हो, उसमें हर जगह आपको इसमें पूछा जाता है। तो हम आगे थोड़ा चलते हैं। अगर हम आगे देखते हैं सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन क्या है। एजुकेशन का सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव को देखने के लिए हम यहाँ पर देखते हैं कि एजुकेशन एज ए सोशल प्रोसेस। शिक्षा क्या है? शिक्षा एक समाज की प्रक्रिया है। जैसे जॉन डीवी साहब ने क्या हुआ है, एजुकेशन इज ए सोशल प्रोसेस और एजुकेशन इज फॉर सोशल इफिशियंसी। ये जॉन डीवी जी का बहुत फेमस स्टेटमेंट है कि एजुकेशन क्यों है, एजुकेशन किस लिए है, सोशल इफिशियंसी। ये जो शब्द है ये किसने यूज किया है? जॉन डीवी साहब ने बोला कि सोशल एफिशिएंसी कब मिलेगी बच्चे में, जब बालक को एजुकेशन एज ए सोशल प्रोसेस, अर्थात कि जो शिक्षा है वह सामाजिक प्रक्रिया है। सामाजिक प्रक्रिया, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक बात ध्यान देना होगा कि शिक्षा में जो सामाजिक प्रक्रिया होती हैं, क्या शिक्षा उसका परिणाम है, क्या उन सामाजिक प्रक्रियाओं के द्वारा जो समाज में परिवर्तन होता है शिक्षा उसका परिणाम है। दोनों को हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन इतना जान लें कि जो शिक्षा अभी है वह एक सोशल प्रोसेस है। अगला पॉइंट है शिक्षा जो एक कॉन्टिन्यूअस सतत प्रक्रिया है, ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जो सामाजिक व्यवस्था बनती है, बिगड़ती है, समाज में विचार होता है, संवाद होता है, वाद होता है, प्रतिवाद होता है, थेसिस होता है, एंटीथेसिस होता है। लेकिन सभी परिप्रेक्ष्य में जो हमारी शिक्षा होती है वो सतत रूप से लगातार चलती रहती है, ये हमारे सामाजिक परिप्रेक्ष्य होता है। अब आता है एजुकेशन एज ए बाईपोलर। एजुकेशन क्या है? ये दो ध्रुवीय प्रक्रिया है। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हमने बीएड किया होगा या ग्रेजुएशन किया होगा, दोनों में बताया होगा, एडम साहब की डेफिनेशन है कि एजुकेशन एक बाईपोलर है। एक का पोल टीचर हो गया, दूसरे का पोल स्टूडेंट्स हो गया। ये डेफिनेशन जो है बहुत ही फेमस एडम साहब की है। उसके बाद जब हम जॉन डीवी को पढ़ते हैं, जॉन डीवी ने एजुकेशन को ट्राईपोलर के रूप में परिभाषित किया, जिसमें एक टीचर है, स्टूडेंट्स है, उसके बाद जो लर्निंग इन्वायरमेंट है,
जो लर्निंग इन्वायरमेंट है या जो करिकुलम है, जो हमारा सोसाइटल नीड है, उसको यहाँ पे थर्ड पोल पर परिभाषित करने की कोशिश किया। तो ये दोनों पोल, चाहे टीचर हो वो भी सोसाइटी से आ रहा है, जो स्टूडेंट्स हो वो भी सोसाइटी से आ रहा है, जॉन डीवी का जो सोशोलॉजिकल इन्वायरमेंट है वो भी सोसाइटी से आ रहा है। कहने मतलब क्या है कि जो एजुकेशन है वो सोसाइटी का बाय प्रोडक्ट है। अगला पॉइंट करते हैं, सामाजिक गतिशीलता को लाने, सोशल डायनेमिक। यहाँ डायनेमिक एजुकेशन क्या होती है, एक डायनेमिक प्रक्रिया होती है, गतिशील प्रक्रिया होती है। यहाँ प्रगतिशील, यहाँ इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रगतिशील। ये क्या है सर जी, प्रगतिशील प्रक्रिया है। शिक्षा एक प्रगतिशील करे मतलब यह है कि समाज के भिन्न भिन्न आवश्यकताओं के आधार पर ये लगातार अपने आप को परिमार्जित और परिवर्तित करती है। यहाँ डायनेमिक मतलब परिवर्तनशील नहीं है, यहाँ डायनेमिक मतलब चेंजेबल नहीं है। डायनेमिक मतलब कि द टेंडेंसी ऑफ एजुकेशन बाय विच इट एडजस्ट itself as per the need of the society। शिक्षा की वह प्रवृत्ति जिसके अनुसार वह समाज के आवश्यकता के अनुसार अपने आप को परिवर्तित कर ले, उससे हम लोग डायनेमिक टेंडेंसी बोलते हैं। उसके बाद शिक्षा क्या है, एजेंट ऑफ सोशल मोबिलिटी। इसको हिंदी बोलते हैं सामाजिक गतिशीलता। सामाजिक गतिशीलता का परिणाम। शिक्षा क्या है, सामाजिक गतिशीलता का परिणाम। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सामाजिक गतिशीलता का। अब यहाँ पे थर्ड पॉइंट है, यहाँ पे सोशल, यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक हुई, सुधार लीजिएगा। यहाँ पे सोशल, शिक्षा क्या है, नेक्स्ट पॉइंट में सोशल चेंज है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, शिक्षा सामाजिक गतिशीलता का कारण है, शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का कारण है। दोनों पॉइंट्स को आपको ढंग से समझना होगा। सामाजिक गतिशीलता और सामाजिक परिवर्तन में क्या अंतर होता है और इसमें शिक्षा का क्या योगदान होता है, इसको हमको समझना होगा। जैसा कि हम जानते हैं, सामाजिक परिवर्तन से तात्पर्य होता है समाज के बेसिक स्ट्रक्चर में परिवर्तन हो जाए। समाज के बेसिक स्ट्रक्चर में जो परिवर्तन हो जाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोशल चेंज बोलते हैं। जैसे कि आप मान लिया जाए, हमारा जो भारतीय समाज है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, जो 4 वर्ण इत्यादि जो 4 वर्ण है उसमें विभक्त है। ये समाज का एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है। इसमें जो छुआछूत थी 50 के दशक में कुछ और थी, 60 के दशक में कुछ और आई, 90 के दशक में कुछ और हो गई, 2010 के दशक में कुछ और है और आज के दशक में कुछ और है। लगातार इसमें लगातार परिवर्तन हो रहा है। तो यह एक बुराई के रूप में समाज के संरचना के साथ में जो जुड़ी हुई थी वो धीरे धीरे परिवर्तित हो रही है, धीरे धीरे वो चेंज हो रही है। ये क्या है, सोशल चेंज है। ये क्या है, सामाजिक परिवर्तन है। ये कैसे आती है, शिक्षा के द्वारा आती है। और सामाजिक गतिशीलता, सोशल मोबिलिटी से यहाँ अभिप्राय यह है, सामाजिक के ढांचे में परिवर्तन नहीं, समाज में किसी भी व्यक्ति के आर्थिक स्थिति में परिवर्तन, जो इकोनॉमिकल लेवल है उसमें जो परिवर्तन किया जा रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे सोशल मोबिलिटी बोलते हैं। जैसे कि हम इसको एग्जाम्पल से ऐसे ले सकते हैं, जैसे कोई एक बालक है जो कि बहुत मेहनत से पढ़ाई करता है और मेहनत से पढ़ाई करके वो IAS हो जाता है। IAS हो जाने के पश्चात क्या उसकी जो रिलीजियस और जो कास्ट आइडेंटिटी है चेंज हो पाएगी? नहीं, उसका रहन सहन चेंज हो गया, उसका परिवेश चेंज हो गया, लेकिन जो उसकी कास्ट आइडेंटिटी है वो चेंज नहीं हो पाती है। तो सोशल मोबिलिटी पहले आती है कि सोशल चेंज पहले आता है, ये हमारे लिए बहुत ही कंफ्यूजिंग और बहुत विवादास्पद क्वेश्चन है, जिसको कि आगे हम डिस्कस करेंगे या डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन हम यहाँ पे इस इंट्रोडक्टरी सेशन में यह जान लेते हैं कि दोनों को लाने का काम कौन करता है, शिक्षा होती है। Education is agent of social mobility as well as education is agent of social change। आगे हम चलते हैं, एजुकेशन एज अ डेवलपमेंटल प्रोसेस। जो बालक का विकास होता है, जो बालक में जो परिवर्तन होता है, उसमें जो
परिवर्तन लाने का काम कौन करता है? शिक्षा करता है। जैसे हम डेवलपमेंटल थ्योरी पढ़ेंगे तो जीन पियाजे को पढ़ें, चाहे हम वाइगास्की को पढ़ें, चाहे हम कोलबर्ग को पढ़ें, चाहे हम जे.डब्ल्यू. सनड्रॉक के पढ़ें, चाहे अनीता वुल्फॉक को पढ़ें, इनमें सभी में डेवलपमेंटल थ्योरीज जो दी गई हुई हैं, ये थ्योरी में हमारे शिक्षा का क्या योगदान होता है। एजुकेशन इज द इंसेपरेबल पार्ट ऑफ डेवलपमेंटल प्रोसेस ऑफ द चाइल्ड। बालक के विकासात्मक प्रक्रिया का शिक्षा एक अपरिवर्तनशील घटक है। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि शिक्षा के बिना बालक का डेवलपमेंट भी ठीक से एग्जीक्यूट नहीं हो सकता है। तो आगे हम चलते हैं साइकोलॉजिकल मीनिंग ऑफ एजुकेशन के बारे में देखें। ये डिटेल में पढ़ना है कि हमारा एक यूनिट ही अलग है एजुकेशनल साइकोलॉजी को लेकर के। जैसे हमने देखा कि एक यूनिट हमारा एजुकेशनल सोशियोलॉजी है, एक यूनिट हमारा एजुकेशनल फिलॉसफी है। तो तीनों के पर्सपेक्टिव से जैसे हमने ये स्लाइड डिस्कस किया, इसमें एजुकेशन के फिलॉसफिकल पर्सपेक्टिव को दिया हुआ है। हमने ये आगे इसमें भी हमने एजुकेशन के फिलॉसफिकल पर्सपेक्टिव दिया हुआ है। यहाँ पे हमने एजुकेशन के जो सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव हुआ, समाजशास्त्रिक परिवेश हुआ, उसको यहाँ ध्यान दिया हुआ है। अब हम डिस्कस कर रहे हैं एजुकेशन की मीनिंग साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से क्या होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो साइकोलॉजी होती है वो मेंटल वेलबीइंग या साइकोलॉजिकल वेलबीइंग के बारे में फोकस करती है। तो यहाँ पर हम जो एजुकेशन के बारे में बात कर रहे हैं, एजुकेशन इज ट्रेनिंग ऑफ एक्सटर्नल ऑर्गन एंड इंटरनल इनर मैन। हम यहाँ जानते हैं जो हमारा बालक है उसके अंदर जो सेल्फ है, एक उसका आउटर सेल्फ है, एक उसका इनर सेल्फ है। जो आउटर सेल्फ है जिसको हम बोलते हैं बाहरी मुखौटा, जो इनर सेल्फ है जिससे हम बोलते हैं थिंकिंग पैटर्न, जो उसका बीइंग सेल्फ है और जो बिलीविंग सेल्फ है या इसका जो डूइंग सेल्फ है जिसे कॉग्निटिव डोमेन कहते हैं, जो डूइंग सेल्फ होगा। तीनों सेल्फ में किस प्रकार से शिक्षा कैसे कैसे इन्फ्लुएंस करती है, इसका अध्ययन हम साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन में करते हैं। थोड़ा आगे इसको चलते हैं। हम यहाँ पे पेस्टोलॉजी साहब के बहुत फेमस डेफिनेशन है, थोड़ा इसको डिस्कस कर लेंगे। इसमें कई मात्रात्मक स्पेलिंग मिस्टेक हुई है, इसको अपने को अवॉइड करना है क्योंकि ये टाइपिंग एरर है। एजुकेशन इज अ नेचुरल हार्मोनियस प्रोग्रेसिव प्रोसेस। यहाँ पे प्रोसेस, ये वर्ड घटा प्रोसेस, ये हटा करके प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मैंस इनेट पावर। जैसा कि हम जानते हैं जो हमारे पेस्टोलॉजी साहब हैं, अगर फिलॉसफी में जाएं तो यह एक नेचुरलिस्ट फिलॉसफर है। कौन से फिलॉसफर है? नेचुरलिस्ट फिलॉसफर है। हम ये भी जानते हैं नेचुरलिस्ट फिलॉसफर जो होता है वो हमारे जो ऑर्गेनिक पहलू हो गए, ऑर्गेनिक पहलू मतलब कि जो जैविक पहलू हो गए उन पर ज़्यादा ध्यान देता है। तो यहाँ देख रहे हैं इसी तरीके से ये बालक के इनेट एबिलिटी, इनेट पावर पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं। बालक में अंतर्निहित योग्यता का हमको कैसे विकास करना है? नेचुरल, नैसर्गिक रूप से, हार्मोनियस मतलब संगतिपूर्ण से, प्रोग्रेसिव प्रगतिशील से। तो हम यहाँ पे पेस्टोलॉजी की डेफिनेशन में तीन चीज़ों के यहाँ देख ले रहे हैं कि ये एक तो हमें बालक का विकास करना है कैसे? नेचुरल, दूसरा विकास करना है हार्मोनियस, तीसरा विकास करना है प्रोग्रेसिव। इन तीनों विकासों को, तीनों ही डायमेंशंस को हम एक साथ उसको क्यों अंजाम दे रहे हैं? ताकि बालक में जो उसके इनेट पावर है, जो उसमें से पहले से अंतर्निहित योग्यता है, उसका विकास हो जाए। इसलिए हम आगे चलते हैं। फ्रोबेल साहब का जो नाम बात करते हैं, फ्रोबेल का नाम हम आइडियलिज्म में भी कुछ हद तक लेते हैं, लेकिन बेसिकली इनको हम नेचुरलिज्म में ही ज़्यादा लेते हैं। तो नेचुरलिज्म में लेने के कारण हम ये भी देखते हैं, रूसो साहब ने क्या बोला है? रिटर्न टू नेचर, रिटर्न टू नेचर, लव फॉर चाइल्ड्स नेचर, लव फॉर चाइल्ड्स नेचर। बालक का जो स्वभाव है उससे प्यार करो, मतलब कि नो बुकिश नॉलेज, हम भी किसी भी प्रकार का बुकिश नॉलेज हमें नहीं देना है। तो यहाँ पर हम इस डेफिनेशन में क्या इम्पैक्ट देते हैं? एजुकेशन इज प्रोसेस बाय विच चाइल्ड मेक्स, बालक मेक्स, यहाँ पे मेक्स, इसका मतलब ये चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग की बात करते हैं सर।
यहाँ पे चाइल्ड बाल केंद्रित शिक्षा की बात करते हैं। इंटरनल टू एक्सटर्नल, जो बालक में पहले से अंतर्निहित योग्यता है उसको बाहर के साथ में क्या कर रहा है, वो हार्मोनाइज कर रहा है। जरा इस डेफिनेशन को पढ़ते हुए हम थोड़ा अपने माइंड में रखते हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार या हमारे एनईपी 2020 के अनुसार शिक्षा का क्या उद्देश्य है। जो हमारा एनपी 2020 है वो क्या करता है, बालक में क्या कर रहा है, उसका जो सेल्फ है को रिलेट करने की बात करता है उसके प्रेजेंट लाइफ के साथ में। प्रेजेंट लाइफ के साथ में बालक का जो स्वत्व है, जो उसका स्वयं है, उसको हमको किसके साथ कनेक्ट करना है, बालक का जो वर्तमान जीवन अनुभव है। मतलब कि जो बालक है, जिस बालक को हमने लाया था अपने वर्तमान, ये बालक का क्लास हो गया, ये इसका वर्तमान हो गया, ये बालक का स्वयं की थिंकिंग हो गई। तो वर्तमान जीवन को लाना है क्लास में, बच्चे को भी लाना है क्लास में, दोनों को एक साथ एसोसिएट करना है। उसके बाद कक्षा में पढ़ाने के दौरान हमको किसका प्रयोग करना है, बालक के प्रेजेंट लाइफ का, और किसके इंटरेस्ट का यूज करना है, बालक के खुद का इंटरेस्ट का। बाद में इसको एसोसिएट करना है किसको, फिर प्रेजेंट लाइफ में एसोसिएट करना है। ये हमारा एनपी 2020 या ये हमारा एनसीएफ 2005 का पेज नंबर 42 जो है चैप्टर नंबर 3 में बातें डिटेल में आती हैं। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं जो फ्रोबेल साहब कर रहे हैं, चाइल्ड मेक्स इंटरनल, मतलब यहाँ पे सेल्फ, टू एक्सटर्नल, जो उसका प्रेजेंट लाइफ है। तो हार्मनी बिटवीन प्रेजेंट लाइफ एंड द सेल्फ, दैट इज द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। ये हमारे फ्रोबेल साहब की जो डेफिनेशन है, इसको तो डिटेल में डिस्कस कर लिया हमने। थोड़ा आगे चलते हैं। इन्होंने शिक्षा को इस प्रकार से परिभाषित किया हुआ था। तो ये जे.एस. मैकेंजी साहब की बहुत फेमस डेफिनेशन है, जिन्होंने कई बार हमारे एग्जामिनेशन में आई हुई है, दसों बार हमारे पेपर्स में आ चुका है। शिक्षा को वाइडर और नैरो पर्सपेक्टिव में किसने परिभाषित किया हुआ है, इसके बारे में जो आर रस्क साहब हैं, इन्होंने काफ़ी अच्छी बुक में इनको डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो रस्क साहब की जो बुक है, उन्होंने वाइडर मीनिंग क्या है, नैरो मीनिंग क्या है, इसको परिभाषित करने की कोशिश किया हुआ जे.एस. मैकेंजी के पर्सपेक्टिव में। तो जे.एस. मैकेंजी ने, जैसे कि हम बात करते हैं अपने इंडियन पर्सपेक्टिव में एक होता है प्रेय, एक होता है श्रेय, एक होता है भौतिक शिक्षा, एक होता है आध्यात्मिक शिक्षा, एक होता है दृश्य जगत के लिए शिक्षा, एक होता है अदृश्य जगत के लिए शिक्षा। हम ऐसा नहीं मानते हैं कि जो हमारा जो वैदिक है या उपनिषदिक है या जो शांकर भाष्य है, उसमें सिर्फ और सिर्फ आध्यात्मिक ज्ञान की बात की गई हुई है। जब हम बात करते हैं पाश्चात्य दर्शन की, तो हमारे ऊपर ये आरोप लगाते हैं, हमारे दर्शनों के ऊपर, कि ये पलायनवादी हैं। नहीं, वो पहले तो बात करते हैं आपके भौतिक जगत की, और उसके बाद अभौतिक जगत की बात करते हैं। इसी तरीके से उसी कंसेप्ट को यहाँ पर बारो करके जे.एस. मैकेंजी ने नैरो मीनिंग के तहत यहाँ पे भौतिक शिक्षा को लिया, और उसके वाइडर मीनिंग के तहत उसके अभौतिक या ह्यूमनिस्टिक एजुकेशनल वैल्यू की बात कही, या इसमें यूनिवर्सलिज्म की बात कही, या इसमें हम बात कर देते हैं कि स्पिरिचुअलिज्म की बात कही, तो या हम इसको बात कर लेते हैं मोरल एथिकल वैल्यूज की बात कही। तो पहले जो शिक्षा की बात कही नैरो मीनिंग में, दैट इज द फॉर द बिगेटिंग एंड लाइवलीहुड ऑफ द प्रेजेंट लाइफ, that is the physical reality. And on contrary, wider meaning of education is that education which pertain from the training and bringing up the universal human values in the man. तो जो विस्तृत स्वरूप है शिक्षा का, जिसके तहत यहाँ पर हमारे जे.एस. मैकेंजी कहते हैं बालक में जो अंतर्निहित योग्यता है उसको परिभाषित करने के लिए यहाँ पर उन्होंने डिसाइड किया हुआ। ठीक है, हम आगे चलते हैं। यहाँ पर नैरो मीनिंग के बारे में, कॉन्शसली डायरेक्टेड एफर्ट, जिसके बारे में हम क्या करते हैं कि
हम जानबूझ करके करिकुलम को डिज़ाइन करते हैं, बच्चे में जो पावर है उसको विकसित करते हैं, जो हमारा जो पर्पज़ है वो फिक्स होता है। जैसा पीछे हमने डिस्कस किया, जो भौतिक जगत प्रशिक्षण हो गया उसको थोड़ा इन्होंने अलग से रोमानियन शब्दों में पिरो दिया हुआ, बाकी सब कंटेंट हमारा वही सेम है। वाइडर मीनिंग थ्रू आउट द लाइफ, वाइडर मीनिंग वह शिक्षा होती है जो पूरे जीवन पर्यंत चलती रहती है और जिसमें जो शिक्षा का परिणाम जो होता है वो लाइफ लॉन्ग होता रहता है। तो आगे हम चलते हैं इसकी मीनिंग के साथ में, जो हमारे जो जेएस मैकेंजी साहब हैं इसको थोड़ा बहुत ही हमने ब्रीफ में डिस्क्राइब कर दिया हुआ है। तो आज हमारा जो शिक्षा का जो मीनिंग है हमने डिस्कस किया, जो शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में जो होता है उसको हमने जो हमारा वैदिक पीरियड हो गया वहाँ से लेकर के हमने जो हमारा आज का जो प्रेजेंट मॉडर्न पीरियड हो गया वहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश किया हुआ है। अगर हम शॉर्ट में बोलें, अगर एक बार फिर से रिकैप करने की कोशिश करें तो शिक्षा जो होता है सासु अनुशिष्टौ धातु से इसका निर्माण हुआ है। जैसा कि हम जानते हैं कि वेदों के 6 अंग में से एक अंग शिक्षा भी है और जिसको कि वेदों का कान कहा गया हुआ है, जिसको हम श्रुति भी बोलते हैं, जिसको हम सुन करके प्राप्त करते हैं। शिक्षा का जो निर्माण होता है सासु अनुशिष्टौ धातु से हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है शिष्यते अनुशिष्यते अनेन शिक्षा, जिसके द्वारा व्यक्ति में संस्कार और अनुशासन का आवाहन किया जाए उसे शिक्षा कहते हैं। उसके बाद हम जगत गुरु शंकराचार्य जी के मतलब कि क्या अभिमत था देख लिया हमने। सा विद्या या विमुक्त है, स्वामी विवेकानंद ने मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैनुअल परिभाषित किया। इसी तरीके से M.K. गांधी ने शिक्षा से मतलब बालक में पहले से अंतर्निहित शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक योग्यताओं के अभिव्यक्तिकरण के रूप में किया। हमने एरिस्टोटल को देख लिया। हमने यहाँ पे डिस्कस किया जो स्पेंसर हैं वो डार्विन से ज़्यादा प्रभावित हैं, तो किस तरीके से उन्होंने जो उसमें इनहेरेंट पावर है और किस तरह से जो आउटर पावर है दोनों के बीच में बैलेंस बनाने की कोशिश किया हुआ है, यहाँ पर उन्होंने दिखाया हुआ है। हमने जॉन डीवी डिस्कस किया। जॉन डीवी प्रैग्मेटिस्ट फिलोसोफर है, तो प्रैग्मेटिज्म होने के कारण उन्होंने कैसे कैसे शिक्षा को परिभाषित करने की कोशिश किया हमने यहाँ पे बहुत ही ब्रीफ में डिस्कस किया हुआ है। फिर सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन में एजुकेशन एज ए सोशल प्रोसेस, सामाजिक प्रक्रिया है। एजुकेशन एक गतिशील प्रक्रिया है, एजुकेशन लगातार चलने प्रक्रिया है। और एडम का और जॉन डीवी का क्या अभिमत रहा हुआ है बाइपोलर ट्राइपोलर को लेकर के, और डायनेमिक एजुकेशन का क्या अभिप्राय है हमने यहाँ डिस्कस किया हुआ है। इसके बाद हमने डिस्कस किया कि सोशल मोबिलिटी और सोशल चेंज में क्या अंतर होता है। उसके बाद हमने जो एजुकेशन का डेवलपमेंटल प्रोसेस है उसको हमने यहाँ परिभाषित करने की कोशिश किया हुआ है। फिर हमने साइकोलॉजिकल मीनिंग की तरह डिस्कस किया कि साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में जो उसका एक्सटर्नल सेल्फ है और इंटरनल सेल्फ है, दोनों के बीच में किस तरीके से हार्मोनियस डेवलपमेंट हो सकता है। तो पेस्टोलॉजी को भी हमने डिस्कस किया, किस प्रकार से नेचुरलिस्ट फिलोसोफर होने के नाते इन्होंने व्यक्ति के नेचुरल डेवलपमेंट, हार्मोनियस डेवलपमेंट, प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट में जोर दिया। यहाँ पर इन्होंने ये बातें कही हुई है। उसके बाद फ्रोबेल को हमने भी डिस्कस कर लिया। फ्रोबेल के कंटिन्यूएशन में किस प्रकार से फ्रोबेल के डेफिनेशन एनसीएफ 2005 के अनुसार और एनईपी 2020 के अनुसार आज भी सार्थक और अप्रोप्रिएट है, हमने यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है। उसके बाद जेएस मैकेंजी ने कैसे शिक्षा को नैरो मीनिंग में और कैसे शिक्षा को वाइडर मीनिंग के परिप्रेक्ष्य में परिभाषित किया, हमने यहाँ पे इसको देख लिया हुआ है। अब ये जो हमारी लास्ट स्लाइड थी कि नैरो मीनिंग के तहत क्या है, ये डायरेक्टेड इफोर्ट है, ये संयोजित प्रक्रिया है जिसमें बालक में अंतर्निहित जो योग्यता है उसको हम यहाँ विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं। और वाइडर मीनिंग के तहत जो होता है यह शिक्षा जो है यह एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जिसको कि हम यहाँ पर लेने की कोशिश करते हैं। इस तरीके से हमने शिक्षा को बहुत ही ब्रीफ में डिस्कस करने की कोशिश किया हुआ है कि शिक्षा का मतलब क्या होता है, शिक्षा के परिपेक्ष क्या होते हैं और शिक्षा को हमने कैसे इसको मतलब कि आधुनिक परिपेक्ष में कैसे इसको यूज करना हमने यहाँ पर डिस्कस कर दिया हुआ है। आगे के लेक्चर में शिक्षा का जो
दार्शनिक अभिप्राय है उसको हम डिस्कस करेंगे। शिक्षा का जो फिलॉसफिकल पर्सपेक्टिव है उसको हम डिस्कस करेंगे। शिक्षा को हमने कैसे, मतलब कि हम शिक्षा का जो दार्शनिक अभिप्राय है उसको हम आगे डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। तो पहले हम देख लेते हैं, अपने को ये समझना है एजुकेशनल फिलॉसफी, जिसको शिक्षा का दर्शन कहते हैं। हम इस पॉइंट को आगे डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं कि भारतीय दर्शन क्या होता है। पहले हमको यहाँ पे समझ लेना होगा दर्शन और फिलॉसफी में क्या अंतर होता है। हम अमूमन बहुत ही लापरवाही से दर्शन और फिलॉसफी को एक ही परिपेक्ष रूप में यूज करते हैं और ये समझते हैं कि जो दर्शन होता है वही फिलॉसफी है, जो फिलॉसफी होता है वही दर्शन होता है। लेकिन यहाँ पर अंतर है। दर्शन जो होता है, दर्शन का शाब्दिक अर्थ होता है दृश्यते अनेन अनेन इति दर्शन है, इति दर्शन है। दर्शन के अनुसार क्या होता है कि जिसके द्वारा आपको वास्तविकता का दर्शन हो जाए, वास्तविकता का दर्शन हो जाए, उसे हम क्या मानते हैं, दर्शन मानते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं फिलॉसफी की, तो फिलॉसफी का मतलब होता है ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ फिलो धन सोफिया। फिलो मतलब होता है सर जी नॉलेज, सोफिया मतलब होता है उसका प्रेम, लव। तो लव फॉर नॉलेज इज इक्वल टू योर फिलॉसफी। लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो दार्शनिक है तो वो जानेगा भी मानेगा भी, लेकिन फिलॉसफर है वो जरूरी नहीं है कि उसको माने भी या उसको अपने व्यवहार में लाए भी। तो हमारे भारतीय प्रदेश में देखें तो हमने फिलॉसफर उसे कहा हुआ है, हमने फिलॉसफर उसे कहा हुआ है जो उसको विश्वास में व्यवहार में लाए भी। तो इस तरीके से आज के वीडियो को हम इसको यहाँ पर आज ख़त्म करते हैं। आगे हम वहीं से शिक्षा के दर्शन को ही शुरू करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।